मायके की सूखी रोटी वर्सेस ससुराल में 56 भोग। सुबह का समय होता है। मोहन जी ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रहे होते हैं। नीचे रसोई में नेहा चुपके से खड़ी होती है। उसके सामने गरम गरम पूड़ी और आलू की सब्जी रखी होती है। वो जल्दी जल्दी पूड़ी तोड़कर सब्जी में डुबोकर खाने लगती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और मुंह में इतना खाना भरा होता है कि थोड़ा बाहर भी गिर रहा होता है। उसे देखकर लगता है जैसे उसने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया हो। उसी समय ऊपर से मोहन जी उतरते हैं और ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे होते हैं। अचानक उनकी नजर रसोई पर पड़ती है। नेहा को खाते देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। नेहा! वो तेज कदमों से रसोई में घुसते हैं और नेहा के बाल पकड़कर उसे बाहर घसीट लाते हैं। रुक जा, तुझे खिलाता हूं मैं। वो उसे जोर से धक्का देते हैं। नेहा फर्श पर गिर पड़ती है और उसके मुंह का खाना बाहर निकल जाता है। तभी मधुबाला दौड़ती हुई आती है। क्या कर रहे हैं आप? सुबह सुबह पूरा घर सिर पर उठा लिया। देखो इसे, इतना सब होने के बाद भी हमारा खाना खा रही थी। मैंने कहा था ना इसे सूखी रोटी मिलेगी। मारिए मत, आखिर बेटी है। चुप, इसे संभाल लो वरना टांगे तोड़ दूंगा। इतना कहकर मोहन जी गुस्से में सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। मधुबाला नेहा को पकड़कर रसोई में ले जाती है। तुझे क्या जरूरत थी खाना खाने की? अगर तेरे पापा ने फिर देख लिया ना तो जान से मार देंगे। मम्मी, कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। चुप, जाओ और सबके लिए खाना लगा। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर मधुबाला जी, मोहन जी और अनुराग बैठे होते हैं। नेहा कांपते हाथों से सबके सामने पूरी सब्जी और मिठाई परोसती है। फिर अपने लिए 2 सूखी रोटियां लेकर जमीन पर बैठ जाती है। हर निवाला उसके गले में अटक रहा होता है। चुपचाप पानी पी ले, ज्यादा नाटक मत कर वरना यही रोटी गले में ठूंस दूंगा। नेहा डर से सिर झुका लेती है और चुपचाप खाने लगती है। कुछ देर बाद मोहन जी बाहर निकलते हैं। गली में कुछ औरतें और आदमी खड़े बातें कर रहे होते हैं। क्यों मोहन जी, दूसरों की बेटियों पर बड़े नियम बनाते थे, अब अपनी बेटी पर क्या हुआ? अरे बड़ी शान से चलते थे, अब नजरें झुकाकर, क्या बात है? मोहल्ले वाले हंसने लगते हैं। मोहन जी शर्म और गुस्से से तमतमा उठते हैं और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में वो स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारते हैं। एक लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो तुरंत अनुराग को फोन लगाते हैं। अनुराग, अगर नेहा कहीं जाने की कोशिश करे या साधारण खाना खाने की कोशिश करे तो मुझे तुरंत फोन करना। ठीक है पापा। अनुराग पूरे दिन नेहा पर नजर रखता है और वो और मधुबाला अच्छे खाने के साथ बैठे होते हैं, जबकि नेहा जमीन पर बैठकर फिर वही सूखी रोटी खा रही होती है। अनुराग उसकी फोटो खींचकर पिता को भेज देता है। देखो पापा, आज भी इसने सूखी रोटी ही खाई है। ठीक है बेटा, ऐसे ही नजर रखना, यही इसका सबक है। अगली सुबह घर के आंगन में तेज धूप आ रही होती है। मोहन जी ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। वो जेब से कुछ पैसे निकालकर अनुराग के हाथ में रख देते हैं। ये पैसे ले और नेहा को दे देना। घर का पूरा राशन लेकर आए, और सुन, अगर जरा भी देर करे तो मुझे तुरंत फोन करना। ठीक है पापा। मोहन जी बाहर निकल जाते हैं। अनुराग पैसे लेकर नेहा के पास आता है और उसके हाथ में नोट पटक देता है। जा राशन लेकर आ, और ज्यादा देर हुई ना तो पापा को सब बता दूंगा। वो उसे हल्का धक्का देता है। नेहा चुपचाप पैसे पकड़ लेती है और घर से निकल जाती है। बाहर तेज धूप पड़ रही थी, सड़क तप रही होती है। नेहा पैदल पैदल बाजार पहुंचती है। वो चावल, आटा, दाल, तेल और सब्जियां खरीद लेती है। दोनों हाथों में भारी थैले लटक रहे होते हैं। उसके पास ऑटो के लिए भी पूरे पैसे नहीं होते। वो धीरे धीरे सड़क पर चल रही होती है। पसीना उसके चेहरे से बह रहा होता है और आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी? मैं तो खुद बच्ची थी, पापा समझा भी सकते थे। मम्मी पापा आप मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। वो अपने ख्यालों में खोई हुई चलती रहती है। पीछे से एक तेज रफ्तार कार लगातार हॉर्न बजा रही थी, लेकिन नेहा को कुछ सुनाई नहीं देता। कार लगभग उससे टकराने ही वाली होती है कि तभी एक अनजान औरत दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और किनारे खींच लेती है। अरे बेटा, पागल हो क्या? मरना चाहती हो क्या? इतनी तेज हॉर्न बज रही है और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे सुनाई नहीं दिया आंटी, माफ कीजिए। बेटा, इतने ख्यालों में मत रहो, संभल कर चलो। नेहा सिर झुकाकर धन्यवाद कहती है और भारी सामान उठाकर धीरे धीरे घर की तरफ चल देती है। उधर घर में अनुराग फोन उठा लेता है और मोहन जी को कॉल करता है। पापा, मैंने उसे काफी देर पहले भेजा था, लेकिन लगता है कहीं घूम रही है। रुक, मैं अभी घर आता हूँ, आज इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। ऑफिस में बैठे मोहन जी तुरंत उठ खड़े होते हैं। मेरा 2 मिनट काम देख लेना, मैं घर पर इमरजेंसी है। जी सर, आप जाइए। कुछ देर बाद नेहा घर के दरवाजे पर पहुंचती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी मोहन जी गाड़ी से उतरकर सामने आ जाते हैं। नेहा डर से ठिठक जाती है। मोहन जी उसका हाथ जोर से पकड़ लेते हैं और उसे अंदर खींच लाते हैं। दरवाजा जोर से अंदर बंद हो जाता है। वो सोफे के नीचे से एक पतली डंडी निकालते हैं। कहाँ रह गई थी तू?
वो उसके हाथों पर डंडी मारने लगते हैं। इतनी देर कहाँ लगा दी? बाहर फिर मेरी बदनामी करवाने गई थी क्या? पापा, सामान बहुत ज्यादा था और ऑटो के पैसे नहीं बचे थे। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, वरना और मारूंगा। शाम को डाइनिंग टेबल पर मोहन जी, मधुबाला और अनुराग अच्छा खाना खा रहे होते हैं। नेहा फिर जमीन पर बैठी 2 सूखी रोटियां खा रही होती है। अगली सुबह नेहा रसोई में रोटियां बना रही होती है। उसका मन बिल्कुल टूट चुका होता है। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं ये सूखी रोटी और नहीं खा सकती। वो सबके लिए खाना परोस देती है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लाती। मोहन जी तुरंत देख लेते हैं। तेरा खाना कहाँ है? पापा, भूख नहीं है। इस घर में तेरी मर्जी नहीं चलेगी। वो गुस्से में रसोई में जाते हैं, 2 सूखी रोटियां उठाकर लाते हैं और नेहा को जमीन पर बिठा देते हैं। फिर जबरदस्ती अपने हाथ से रोटी उसके मुंह में ठूसने लगते हैं। पापा, ये क्या कर रहे हैं? मुझे खाना नहीं खाना। मोहन जी उसे जबरदस्ती पानी भी पिलाते हैं। खाना तो तुझे पड़ेगा। जैसे हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, वैसे ही तू ये सूखी रोटी खाएगी, तभी समझ आएगा तूने कितनी बड़ी गलती की है। नेहा रोते हुए रोटी निगलती रहती है। खाना खत्म होने के बाद मोहन जी ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। वो बैग उठाते हैं और दरवाजे पर रुककर नेहा की तरफ देखते हैं। बस तेरी शादी होने तक तुझे झेल रहा हूं, उसके बाद हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, वरना तेरी जैसी लड़की को मैं कब का घर से निकाल चुका होता। इतना कहकर वो गुस्से से बाहर निकल जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है और नेहा जमीन पर बैठी चुपचाप आंसू पोंछती रह जाती है। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। प्लेटों में पराठे, सब्जी और चाय रखी होती है। नेहा फिर जमीन पर बैठी 2 सूखी रोटियां खा रही होती है। थोड़ी देर बाद मोहन जी ऑफिस पहुंचते हैं। उनका पुराना दोस्त उनसे मिलने आता है। मोहन, एक बहुत अमीर खानदान का रिश्ता आया है। मेरी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। अच्छा? वैसे भी पूरे मोहल्ले को पता है कि आपकी बेटी की वजह से कितनी बातें हुई थी। अगर रिश्ता मिल रहा है तो हाथ से जाने मत देना। अरे उनका नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। शाम को मोहन जी घर लौटते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब खुशी होती है। अच्छा हुआ दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, ऐसी लड़की पर मैं क्या खर्च करूंगा। अगले दिन मोहन जी ऑफिस नहीं जाते। वो सोफे पर बैठकर फोन पर बात कर रहे होते हैं। जी भाई साहब, आज आप लोग घर आ जाइए, मैंने मिलने के लिए छुट्टी ली है। फोन रखते ही उनका चेहरा कठोर हो जाता है। मधुबाला, जाकर उस बदतमीज लड़की को उठा दो, पूरे घर की सफाई करवाओ और खाना तैयार करवाओ। अगर धूल का एक भी कर दिखाना तो उसका बुरा हाल कर दूंगा। ठीक है। और सुनो, उसे अच्छे से तैयार करना। उसके हाथों और शरीर पर जो निशान है सब छिप जाने चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि घर में क्या होता है। नेहा सुबह से घर की डस्टिंग करती है, फर्श साफ करती है, नाश्ता और खाना बनाकर रख देती है। फिर अपने कमरे में तैयार होकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। तभी मोहन जी कमरे में आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अगर तूने मेहमानों के सामने जरा भी रोने धोने की कोशिश की या ये दिखाने की कोशिश की कि तुझे यहाँ सूखी रोटी मिलती है, तो ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। पापा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस उतना ही बोलना जितना मैं कहूँ। वो उसका हाथ झटक कर बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद 2-3 बड़ी गाड़ियां घर के बाहर आकर रुकती हैं। कई लोग उतरकर अंदर आते हैं। मोहन जी नकली मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते हैं। नेहा चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में आती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। ट्रे गिरने ही वाली होती है कि सामने बैठे अर्जुन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अरे आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। वो ट्रे टेबल पर रख देते हैं। नेहा धीरे धीरे सबको चाय देने लगती है। अर्जुन पहली बार उसे ध्यान से देखते हैं और उसकी नजर उसी पर टिक जाती है। कितनी मासूम और सुंदर है। बेटा, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? नेहा घबरा जाती है। उसे अपने पिता की बात याद आती है। किसी को मत बताना कि तूने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है। कहना कि तूने MBA में मास्टर डिग्री की है। जी, मैंने MBA में मास्टर डिग्री की है। वो तुरंत अपने पिता की ओर देखती है। मोहन जी संतोष से सिर हिलाते हैं। अरे वाह, आगे चलकर तुम हमारी कंपनी में भी मदद कर सकती हो। मम्मी, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर कंपनी को और आगे बढ़ाएंगे। कमरे में हल्की हंसी गूंज जाती है। अरे हमने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। घर के काम से लेकर पढ़ाई तक हर चीज में परफेक्ट है। भाई साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक अच्छी बेटी चाहिए।
रिश्ता तुरंत पक्का हो जाता है। सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। अर्जुन बार बार नेहा को देखते रहते हैं, लेकिन नेहा की नजरें झुकी रहती हैं। कुछ ही समय बाद शहर में बहुत भव्य शादी होती है। शादी के बाद नेहा अर्जुन के साथ एक विशाल बंगले के दरवाजे पर खड़ी होती है। आरती उतारी जाती है और उसका भव्य गृह प्रवेश कराया जाता है। अगली सुबह बंगले के बाहर हल्की धूप फैल रही होती है। घर के बाकी लोग अभी सो रहे होते हैं। नेहा अपनी पुरानी आदत के अनुसार बहुत जल्दी उठ जाती है, नहा धोकर मंदिर में पूजा करती है और फिर पूरे घर की सफाई करने लगती है। उसके हाथ में डस्टर होता है और वो बड़े ध्यान से ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर रही होती है। तभी कमला देवी अपने कमरे से बाहर आती हैं। उनकी नजर अचानक नेहा पर पड़ती है। वो हैरान होकर उसके पास चली आती हैं। अरे बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें घर की सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा तुम्हें ये काम करने के लिए? कमला देवी तुरंत ऊंची आवाज में नौकरों को बुलाती हैं। रेशमा, ऊष्मा, बिमला, जल्दी इधर आओ। कुछ ही सेकंड्स में तीनों नौकर दौड़ते हुए वहां आकर खड़े हो जाते हैं। जी मालकिन, तुम सब लोग क्या कर रहे थे? छोटी बहू घर का काम कर रही है। क्या मैं तुम्हें पैसे बातें करने के लिए देती हूँ या काम करने के लिए? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी मर्जी से कर रही थी। मुझे घर से ही आदत है, इसलिए लगा कि यहाँ कोई काम करने वाला नहीं होगा। नहीं बेटा, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? क्या मैं तुम्हें इसलिए पैसे देती हूँ कि मेरे घर की बहू से काम करवाओ? सॉरी मालकिन, हम उठने में थोड़ा लेट हो गए। जाओ जल्दी जाकर नाश्ता तैयार करो, इससे पहले कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। तीनों नौकर घबराकर रसोई की ओर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में आकर बैठ जाता है। लंबी टेबल पर नौकर प्लेट, कटोरी और चम्मच सजाने लगते हैं। नेहा अभी भी खड़ी होती है। बेटा बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? कोई बात नहीं मम्मी जी, पहले आप सब लोग खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे? हमारे घर में सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। बेटा, इस टेबल पर सुबह और शाम का खाना पूरा परिवार एक साथ खाता है। यही समय होता है जब हम सब एक दूसरे से बातें कर पाते हैं। जी दादाजी। नेहा धीरे से कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी कमला देवी 2 बार ताली बजाती हैं। तुरंत नौकर लाइन लगाकर तरह तरह के व्यंजन लेकर आने लगते हैं। टेबल पर पूड़ी, कचौड़ी, पराठे, पनीर, दाल, पुलाव, हलवा, रसगुल्ले, जलेबी, फल और न जाने कितनी चीजें सज जाती हैं। पूरा 56 भोग सामने रखा होता है। नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। इतना सारा खाना, और वो भी पहले ही दिन। उसने अपने मायके में सालों तक केवल सूखी रोटी खाई थी। इतना खाना उसने पहली बार देखा था। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बाकी लोग शांति से और तहजीब के साथ खाना खाने लगते हैं, लेकिन नेहा भूख से टूट पड़ती है। वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। उसके मुंह से थोड़ा खाना बाहर भी गिरने लगता है। अचानक सब लोग खाना छोड़कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। नेहा को इसका ध्यान ही नहीं रहता। तभी अर्जुन धीरे से उसका हाथ छूते हैं। अरे आराम से खाओ, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। नेहा चौंक कर ऊपर देखती है। पूरे परिवार की नजरें उसी पर होती हैं। वो घबरा जाती है। आई एम सॉरी, कल शादी में ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए बहुत भूख लगी थी। कोई बात नहीं बेटा, खाना खाने में शर्म कैसी, आराम से खाओ। नेहा धीरे धीरे खाना खाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं बल्कि राहत और खुशी के होते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। ससुराल आते ही 56 भोग मिल गए। शायद भगवान ने मेरी जिंदगी बदल दी है। वो अभी भी थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन इतना प्यार और सम्मान उसके मन को पहली बार सुकून देने लगता है। नेहा के ससुराल आए कई दिन हो चुके होते हैं। इतने बड़े बंगले में उसे किसी काम की जरूरत ही नहीं पड़ती। कमरे की सफाई, कपड़े, चाय, नाश्ता सब कुछ नौकर समय पर करके चले जाते हैं। नेहा को अभी तक यकीन नहीं होता कि कोई उसके लिए इतना कुछ कर सकता है। एक रात उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। वो धीरे से कमरे से निकलकर रसोई की ओर जाती है। उसी समय कमला देवी मुख्य दरवाजा बंद कर रही होती हैं। वो नेहा को देखकर रुक जाती हैं। अरे बेटा, तुम्हें नीचे आने की क्या जरूरत थी? कुछ चाहिए था क्या? जी, पानी की बोतल खत्म हो गई थी, इसलिए लेने आ गई। बेटा, घर में इतने नौकर है, उन्हें आवाज दे देती। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे तो खुद काम करने की आदत है। घर पर हम अपना काम खुद ही करते थे। आदत थी बेटा, अब भूल जाओ। यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं करना है। तुम्हारे हर काम के लिए कोई ना कोई है। जी मम्मी जी। नेहा पहली बार किसी बड़े की आवाज में डांट नहीं बल्कि अपनापन महसूस करती है। वो पानी लेकर चुपचाप ऊपर चली जाती है। अगली सुबह दादाजी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एक एक करके पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आकर बैठने लगता है। नौकर तुरंत तरह तरह के व्यंजन सजाने लगते हैं। आज सोया चाप, मलाई कोफ्ता, कई सब्जियां और मिठाइयां बनी होती हैं। नेहा प्लेट में थोड़ा थोड़ा लेकर रुक रुक कर खाने लगती है। उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता। क्या हुआ बेटा, खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आज तुम रोज की तरह खा क्यों नहीं रही? नेहा चुप हो जाती है। मम्मी, मुझे लगता है आज इसे खाने में कुछ पसंद नहीं आया। सोया चाप तो इसे पहले से ही पसंद नहीं है। अरे पहले बता देती बेटा। विमला, जल्दी जाओ, मैडम के लिए उनकी पसंद का खाना बना कर लाओ। जी मालकिन।
कुछ ही देर में गर्मा गर्म वेज पुलाव बनकर आ जाता है। विमला प्लेट नेहा के सामने रख देती है। नेहा की आंखें फैल जाती हैं। यहाँ सब लोग मेरी पसंद का इतना ख्याल रखते हैं, मुझे मांगना भी नहीं पड़ा और खाना सामने आ गया। वो खुशी खुशी पुलाव खाने लगती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। नेहा पूरे घर में बहुत डरी सहमी रहती है। उसे अभी कोई डांट देगा या मार देगा। परिवार वाले उसे सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। खाना खत्म होने के बाद शिल्पा उसके कमरे में आती है। नेहा बिस्तर पर बैठी होती है। शिल्पा को देखते ही वो घबराकर तुरंत खड़ी हो जाती है। क्या हुआ दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आपको मुझसे कोई काम था क्या? अरे नहीं पगली, आराम से बैठो। तुम इतनी डर क्यों जाती हो? मैं तो तुमसे बात करने आई थी। जी। चलो आज हम दोनों शॉपिंग चले। मैं शॉपिंग? दीदी मुझे कपड़े लेना भी नहीं आता, मैंने कभी मॉल नहीं देखा, इसीलिए तो मैं हूँ। चलो आज सब सीख जाओगी। थोड़ी देर बाद दोनों एक बड़े मॉल में पहुंच जाती हैं। चारों तरफ रोशनी, संगीत और रंग बिरंगी दुकानें होती हैं। शिल्पा उसे अलग अलग कपड़े दिखाती है। दोनों कॉटन कैंडी खाती हैं, आइसक्रीम खाती हैं और मजेदार जोकर जैसे कपड़े पहनकर एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। नेहा शायद कई सालों बाद इतनी खुलकर हंस रही थी। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची खुशी दिखाई देती है। नेहा, मैंने तुम्हें पहली बार इतना खुश देखा है। जब से तुम हमारे घर आई हो तुम हमेशा डरी हुई रहती हो। ये सुनते ही नेहा की हंसी अचानक रुक जाती है। वो कुछ पल के लिए अपने पुरानी यादों में खो जाती है। पहले मेरे पास हंसने की कोई वजह ही कहाँ थी। वहां तो बस सूखी रोटी, डर और अपमान था। यहाँ सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। नेहा उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखती है। दोनों मुस्कुराते हुए मॉल से बाहर निकल जाती हैं। शाम को पूरा बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे होते हैं। पूरा परिवार हंसी खुशी बातें कर रहा होता है। नेहा पहले से थोड़ी सहज दिखने लगी होती है। मम्मी जी, आज तो नेहा ने खूब शॉपिंग की। हमने बाहर की बहुत सारी चीजें भी खाई। हाँ मम्मी जी, आज दीदी के साथ जाकर मुझे बहुत मजा आया। अरे वाह, ऐसे ही चलता रहा तो नेहा का यहाँ इतना मन लग जाएगा कि मायके जाना ही भूल जाएगी। सब लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ सब लोग इतने अच्छे हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन में अलग ही विचार चल रहे होते हैं। सच तो यह है कि मेरा वहाँ वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। उस जहन्नुम में कौन लौटना चाहेगा। अगली सुबह घर के बाहर गाड़ी रुकती है। नेहा के मायके वाले पग फेरी की रस्म के लिए उसे लेने आए होते हैं। मोहन जी, मधुबाला और अनुराग अंदर आते हैं। उन्हें देखते ही नेहा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। हे भगवान, ये मुझे वापस ले जाने आए हैं। मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। काश कोई मुझे रोक ले। वो घबराकर अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लेती है। अरे भाई साहब, रस्म के लिए बेटी को कुछ दिन घर ले जा रहे हैं, 1 हफ्ते बाद छोड़ जाएंगे। बिल्कुल, आपकी बेटी है, जब मन करे ले जाइए। कमला देवी नेहा का चेहरा ध्यान से देखती है। क्या हुआ बेटा, मायके जाने का मन नहीं है क्या? लगता है ससुराल में बहुत मन लग गया है। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नेहा भारी मन से अपने माता पिता के साथ चली जाती है। मायके पहुंचते ही सब कुछ फिर वैसा ही हो जाता है। दोपहर में मोहन जी, मधुबाला और अनुराग टेबल पर बैठकर अच्छा खाना खाते हैं, जबकि नेहा जमीन पर बैठी 2 सूखी रोटियां खा रही होती है। लोग कहते हैं मायके में लाड मिलता है और ससुराल में नियम। मेरी जिंदगी तो उल्टी है। वहाँ 56 भोग मिलते हैं, यहाँ सूखी रोटी। मोहन जी कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन नेहा अपने विचारों में खोई रहती है। क्या हुआ, ससुराल जाकर बड़ी बन गई है? बाप की बात सुननी बंद कर दी? नेहा तुरंत डरकर सिर झुका लेती है। अगर वहां किसी को बताने की कोशिश की कि तू यहाँ कैसे रहती थी तो याद रखना बहुत बुरा होगा। नहीं पापा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब चुपचाप अपनी सूखी रोटी खा। नेहा चुपचाप रोटी तोड़ने लगती है। कुछ दिन बाद नेहा फिर अपने ससुराल लौट आती है। गाड़ी बंगले के सामने रुकती है। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी होती हैं। नेहा को देखती हुई उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। विमला, जल्दी खाना लगाओ, देखो हमारी बहू मायके से आ गई है, इसे भूख लगी होगी। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार फिर एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सामने तरह तरह के व्यंजन सज रहे होते हैं। नेहा की आंखों में राहत दिखाई देती है। अगले दिन शाम को अर्जुन और मयंक ऑफिस से जल्दी घर आ जाते हैं। मम्मी, आज मैं, भैया, भाभी और नेहा बाहर डिनर पर जा रहे हैं। हमारे खाना मत बनाइए। बहुत अच्छी बात है बेटा, नेहा अभी तक ज्यादा घूम भी नहीं पाई है। ठीक है मम्मी, हम लोग देर से आएंगे। रात को चारों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां हंसी मजाक, खाना और संगीत चलता रहता है। शिल्पा और नेहा मजाक मजाक में थोड़ी सी ड्रिंक ले लेती हैं। नेहा ने जिंदगी में पहली बार ड्रिंक की होती है, इसलिए उसे जल्दी चढ़ जाती है। अरे चलो भाई, अब अपनी बीवी को घर ले चलते हैं, वरना मम्मी पापा आ गए तो हमारी क्लास लग जाएगी। अरे पहले इन दोनों को संभालो, देखो कैसे झूम रही हैं।
नेहा और शिल्पा खिलखिलाकर हंस रही होती हैं। दोनों ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। दोनों भाई उन्हें संभालते हुए घर लाते हैं और चुपके से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। उसी समय कमला देवी पानी लेने रसोई में आती हैं। नेहा उन्हें देखते ही मुस्कुरा पड़ती है। अरे मेरी प्यारी सासू माँ, आप तो मेरी मम्मी से भी ज्यादा अच्छी हो। अरे चलो चलो अंदर चलो, मम्मी डांट देंगी। कमला देवी नेहा को ध्यान से देखती हैं। पहली बार उसे इतना खुलकर खुश होते देख रही होती हैं। बेटा, मैंने नेहा को पहली बार इतना खुश देखा है। हाँ मम्मी। लेकिन याद रखना, आइंदा इतनी हालत में घर मत लाना। ये उसका ससुराल है, मायका नहीं। लोग बातें बनाते देर नहीं लगाते। जी मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगा। अर्जुन मुस्कुराते हुए नेहा को संभालकर कमरे की ओर ले जाते हैं। नेहा अभी भी हल्की मुस्कान लिए हुए होती है। नेहा के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो बेड पर बैठते ही अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे मायके वालों ने मुझे हमेशा सूखी रोटी खिलाई और मैं यहाँ आकर छप्पन भोग खा रही हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ अर्जुन, मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं जाना। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। लोग कहते हैं लड़की मायके में खुश रहती है, लेकिन देखिए मैं तो ससुराल में आकर बहुत खुश हूँ। इतना कहते कहते वो अचानक बेहोश होकर बिस्तर पर लेट जाती है। अर्जुन घबरा जाता है। नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मायके में कौन परेशान करता है? तुम्हें सूखी रोटी क्यों खिलाई जाती थी? मुझे सच बताओ सब। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। वो गहरी नींद में चली जाती है। अर्जुन सारी रात उसकी बातें सोचता रहता है। अगली सुबह नेहा की आंख खुलती है। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे डाइनिंग टेबल तक आती है। पूरा परिवार वहां बैठा होता है। बेटा, पहले कॉफी पी लो, सिर दर्द कम हो जाएगा। जी मम्मी जी। नेहा कॉफी पीती है और फिर थोड़ा नाश्ता करती है। अर्जुन चुपचाप उसे देखते रहते हैं। आखिर ये रात को ऐसी बातें क्यों कर रही थी? वहां इसे सूखी रोटी क्यों मिलती थी? थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने काम से बाहर चले जाते हैं। शिल्पा एक मीटिंग के लिए निकल जाती है। घर में सिर्फ कमला देवी और नेहा रह जाती हैं। तभी कमला देवी के फोन पर एक बिजनेस कॉल आती है। अरे ये अंग्रेजी में कॉल आ गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। शिल्पा भी घर पर नहीं है। वो फोन लेकर नेहा के कमरे में जाती हैं। बेटा, जरा बात करके बताना ये क्या कह रहे हैं, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुझे तो खुद अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो सिर्फ 12वीं पास हूँ। वो कांपते हाथों से फोन उठाती है। दूसरी तरफ अंग्रेजी में तेज तेज बात हो रही होती है। सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी आएंगी तो बात कर लेंगी। कमला देवी आश्चर्य से उसे देखने लगती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आया? तुमने तो MBA किया है ना? नहीं मम्मी जी, मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है। कमला देवी स्तब्ध रह जाती हैं। क्या, सिर्फ 12वीं? लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने तो कहा था कि तुमने मास्टर डिग्री की है। नेहा सिर झुका लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो कुछ कहे बिना कमरे से बाहर चली जाती है। कमला देवी सोच में पड़ जाती हैं। ये कैसी बात है, आखिर सच क्या है? कुछ दिन बाद नेहा के माता पिता फिर उसे मायके ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही वही पुराना सिलसिला शुरू हो जाता है। नेहा जमीन पर बैठकर सूखी रोटी खा रही है और बाकी परिवार टेबल पर खाना खा रहा होता है। उसी समय ससुराल में दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उन्हें सीने में तेज दर्द उठता है। अरे मेरी बहू को जल्दी बुलाओ, मैं आखिरी बार पूरे परिवार को साथ देखना चाहता हूँ। पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं अभी नेहा को लेकर आता हूँ। अर्जुन और कमला देवी तुरंत गाड़ी लेकर नेहा के मायके पहुंचते हैं। वो दरवाजे की घंटी बजाते हैं। अंदर मोहन जी टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और नेहा जमीन पर बैठकर सूखी रोटी खा रही होती है। लगता है दूध वाला आया है। वो दरवाजा खोलते हैं। सामने अर्जुन और कमला देवी खड़े होते हैं। दोनों की नजरें सीधे नेहा पर पड़ती हैं। वो स्तब्ध रह जाते हैं। नेहा, तुम जमीन पर बैठकर सूखी रोटी क्यों खा रही हो? अरे बेटा, इसे नीचे बैठकर खाने की आदत है। झूठ मत बोलिए, आपने इसकी पढ़ाई के बारे में भी झूठ बोला था। ये सिर्फ 12वीं पास है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मधुबाला और अनुराग घबरा जाते हैं। आपने हमसे क्या क्या छिपाया है? नेहा उस रात कह रही थी कि यहाँ उसे बहुत परेशान किया जाता है और सूखी रोटी खिलाई जाती है। मोहन जी गुस्से से नेहा की ओर देखते हैं, मानो उसे चुप रहने का इशारा कर रहे हों। लेकिन इस बार नेहा चुप नहीं रहती। वो धीरे धीरे जमीन से उठती है और दौड़कर कमला देवी के गले लग जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। मम्मी जी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। क्या बात है बेटा, मुझे सब सच सच बताओ। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नेहा कमला देवी के गले लगी रो रही होती है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अर्जुन प्यार से उसका कंधा पकड़ते हैं। नेहा, अब डरना मत, आज सब सच बता दो। नेहा कांपती आवाज में बोलना शुरू करती है। उसकी आंखें कहीं दूर अतीत में खो जाती हैं। 6 साल पहले की बात है। मोहन जी पूरे मोहल्ले में बहुत इज्जतदार आदमी माने जाते थे। वो हर समय लोगों को बेटियों को संस्कार सिखाने की बातें बताते रहते थे। बेटियों को घर की मर्यादा में रहना चाहिए। मेरी बेटी को देखो, बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकलती, न लड़कों से बात करती है, न इधर उधर घूमती है।
मोहल्ले वाले सामने उनकी तारीफ करते लेकिन पीठ पीछे बातें बनाते थे। दूसरों की बेटियों पर बहुत उपदेश देते थे, जिस दिन अपनी बेटी से कोई गलती हो गई ना तब देखेंगे। उस समय नेहा और उसकी सहेली 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस दिन उनका आखिरी पेपर था। स्कूल के बाहर दोनों खड़ी थी। मेरे घर वाले मेरी लव मैरिज नहीं होने देंगे। मैं आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही हूँ। पागल हो गई है क्या? अभी तो हमारी 12वीं खत्म हुई है, आगे पढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, फिर घर वालों से बात करेंगे। तू मेरी दोस्त है ना, मुझे तेरे साथ की जरूरत है। मैं तेरे साथ नहीं भाग सकती। तुझे मेरी कसम, अगर तू नहीं चली तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। हाँ अच्छा ठीक है, ऐसी बातें मत कर। अगली सुबह नेहा घर में झूठ बोलती है कि वो चाचा जी के घर जा रही है। वो सहेली और उसके बॉयफ्रेंड के साथ ट्रेन में बैठ जाती है। कुछ ही घंटों में सहेली के घर वाले उन्हें ढूंढ लेते हैं और घर पहुंचते ही सहेली की माँ गुस्से में पूछती है, तेरे साथ कौन था? किसने तुझे भगाने को कहा? अपनी जान बचाने के लिए सहेली सारा दोष नेहा पर डाल देती है। मम्मी, ये सब नेहा ने कहा था, वही मुझे भगाने के लिए बना रही थी। सहेली रिया के माता पिता उसे पकड़कर नेहा के घर ले आते हैं। देखिए मोहन जी, आपकी बेटी हमारी बेटी को भगा रही थी। 12वीं करते ही इसके पर निकल आए। मोहन जी स्तब्ध रह जाते हैं। नेहा तो चाचा जी के घर गई है। उसने आपसे झूठ बोला है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी। अब बोलिए दूसरों की बेटियों पर, अपनी बेटी तो संभाली नहीं गई। लोग हंसते हैं। मोहन जी अपमान से जल उठते हैं। वो नेहा को घर के अंदर धकेलते हैं और दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाक कटवाने की? तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी। वो उसे बेरहमी से बेल्ट से मारते हैं। पापा मैं नहीं भागना चाहती थी, वो मुझे जबरदस्ती ले गई थी, उसने झूठ बोला। लेकिन मोहन जी कुछ नहीं सुनते। उस दिन के बाद जब भी मोहन जी मोहल्ले में निकलते लोग ताने मारते, अरे भाई, दूसरों को सीख देने वाले अपनी बेटी तक नहीं संभाल पाए। अपमान ने मोहन जी को और कठोर बना दिया। आज से तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, पढ़ाई बंद, कोई सुविधा नहीं मिलेगी और खाना भी सिर्फ सूखी रोटी मिलेगा। मैं तुझे तड़पाऊंगा और न मरने दूंगा। उस दिन से नेहा की सजा शुरू हो जाती है। सालों तक उसे सूखी रोटी, अपमान और कैद जैसी जिंदगी मिलती रहती है। नेहा की आवाज टूट जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। अगर गलती हो भी गई थी तो प्यार से समझाते। 12वीं की बच्ची को दुनिया का क्या पता होता है? आपने इतनी छोटी बच्ची को इतनी बड़ी सजा दे दी। बहुत गलत किया आपने। अगर मेरी बेटी होती ना, मैं उसका साथ देती, समाज का नहीं। समाज ना हमारे घर राशन देता है, ना बुढ़ापे में सहारा बनता है। मोहन जी सिर झुका लेते हैं। अगर हमारी बेटी से ऐसी गलती हो जाती तब भी हम उसे अपने घर में रखते, उसे तड़पाते नहीं। आज के बाद नेहा इस घर में नहीं आएगी और आप लोग भी इसे फोन नहीं करेंगे। जितना दुख देना था दे चुके। आपका और इसका कोई रिश्ता नहीं है। अर्जुन नेहा का हाथ पकड़ लेते हैं। कमला देवी उसे सहारा देकर बाहर ले जाती है। नेहा रोते रोते गाड़ी में बैठ जाती है। ससुराल पहुंचते ही अर्जुन उसे अपने पास बिठाकर गले लगा लेता है। आज के बाद तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें आंसू देते थे अब वो तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। कुछ दिनों बाद दादाजी की तबीयत भी ठीक हो जाती है। पूरा परिवार फिर से एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। सामने 56 भोग सजे होते हैं। सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इस बार नेहा बिना डर के मुस्कुराते हुए खाना खा रही है। उसके हाथ नहीं कांप रहे होते। पहली बार उसे लगता है कि उसे सचमुच एक परिवार मिल गया है। माना माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन अगर बड़े होने पर उनकी सोच और आपकी सोच अलग हो जाए और वो आप पर मानसिक या शारीरिक अत्याचार करने लगे, तो क्या आप अपनी सेहत और आत्मसम्मान छोड़कर उनके साथ रहना पसंद करेंगे या फिर उस दिखावटी रिश्ते से दूर जाकर एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन चुनेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।